हाय। आज के क्लास में हम समझेंगे यूनिट 2 रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इस यूनिट में हम समझेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, रिक्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर में हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, और साथ में समझेंगे रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट चेकिंग, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट रिव्यू, इलास्टेशन, इवोल्यूशन, और लास्ट में हम समझेंगे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली आपको टाइप दिया गया है। तो इस यूनिट में बेसिकली आप लोग पूरा थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी बेस्ड यूनिट है, और इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ में ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे जो क्वेश्चंस है वो बने हैं, तो वो आगे के लेक्चर में आपको दे दिया जाएगा। बाकी ये जो क्लास का जो थ्योरी है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं पीपीटी को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है। मीन्स रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मीन्स अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रिक्वायरमेंट, एनालाइजिंग एंड स्पेसिफाइंग फ्रॉम द कस्टमर हु वांट टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। मतलब जब भी कोई जो मतलब पर्सन होता है, बिजनेस पर्सन होता है, उसके एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पर्टिकुलर बिजनेस पर्पस के लिए उसके एक गोल होता है, रिक्वायरमेंट होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या बनाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिल्ड करता है, रिक्वायरमेंट गैदर करता है, एनालाइज करता है और स्पेसिफाई करता है। तो इन सब प्रोसेस को हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस करते हैं रिगार्डिंग देयर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कैसे हो सकती है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मेडिकल बेस्ड सॉफ्टवेयर की अलग होती है, एयरलाइन सेक्टर की अलग होती है। तो वो आपके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर निर्भर करती है। अब हम बात करें यूज़र की रिक्वायरमेंट की, तो यूज़र की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी यूज़र की रिक्वायरमेंट हाई लेवल होती है, किसी की ह्यूज रिक्वायरमेंट होती है, किसी की रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट होती है। तो ये अगर हम बोले तो ज़्यादातर यूज़र की रिक्वायरमेंट हाई होती है। हाई लेवल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेशन ऑफ जो लेवल होती है वो बहुत हाई होती है यूज़र की। मतलब उसको सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर हर प्लेटफॉर्म पे वर्क करने वाला चाहिए, कंपेटेबल चाहिए, रिलायबल चाहिए, पोर्टेबल चाहिए। ऐसे सब फीचर्स आपका हाई लेवल रिक्वायरमेंट के अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायरमेंट्स होता है। ठीक है, बेसिकली अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर में बेसिकली जो प्रोसेस है वो कंपोनेंट्स आपको ये डायग्राम के माध्यम से दिया गया है। तो इसमें बेसिक जो कंपोनेंट्स है हमारा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज कोई बैंक है। ठीक है, बैंक है, बैंक का जो सीईओ है वो उसे अपने बैंक के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो वो क्या करेगा, कंपनी के साथ में एक मतलब कंपनी को कांटेक्ट करेगा और कंपनी के साथ कांटेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट को बताने के लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियर को बुलवाएगा। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियर और कस्टमर एम्प्लॉय के बीच में मीटिंग होगी, मीटिंग कंडक्ट करेंगे, और मीटिंग कंडक्ट करते समय उसकी रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाएगा। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होगा बेसिकली कि उसको पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, क्या आपकी नीड है, क्या आपका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम था। ये सब चीज़ें आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस में आ जाता है। जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग को हम रिक्वायरमेंट इलास्ट्रेशन भी कहते हैं। यहाँ पे बेसिक क्या पर्पस होता है, हेल्प द कस्टमर टू डिफाइन व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश्ड एंड हाउ द सिस्टम विल फिट इनटू नीड ऑफ द बिजनेस। तो इन सब चीज़ों को आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस में हम देखते हैं। उसके बाद में आता है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो आपका सेकेंड कंपोनेंट है। तो सेकेंड कंपोनेंट में हम क्या कर सकते हैं, रिफाइनिंग एंड मॉडिफाइंग द गैदर्ड रिक्वायरमेंट। जो आपने रिक्वायरमेंट ली है, रिक्वायरमेंट को गैदर किए, तो उसको रिफाइन करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, और उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ फीचर्स को एड आउट करते हैं। तो ये आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस के अंदर में आता है। फिर लास्ट में हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम का और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस का। मींस डॉक्यूमेंटिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट इन अ सेमी फॉर्मल और फॉर्मल मैनर टू इंश्योर द क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस। तो ये हुआ आपका बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे जो दिया गया डायग्राम में आपका एस्पेक्ट जो है अलग अलग हो सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन हो सकता है, या स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिज़ाइन हो सकता है। और बात करें हम यहाँ पे, तो ये हमने लिए अजाइल डेवलपमेंट यूज़र स्टोरीज। तो ये मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है कि अजाइल डेवलपमेंट यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग वो डेवलप किया जा रहा है इस डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक कंपोनेंट। अब हम बात करें अगर प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के, तो टेस्ट
किया जाता है, अलग अलग आइडियाज़ को अलग अलग लेवल पे मतलब ब्रेन स्ट्रोमिंग प्रोसेस एकम्प्लिश किया जाता है, उसे फिल्टर आउट किया जाता है और अलग अलग रिक्वायरमेंट को नोट आउट किया जाता है, मतलब डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में क्रिएट किया जाता है। तो ये सब आपकी चीज़ डिफाइन किया जाता है। क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द सक्सेस, आपके जो सक्सेस लेवल है कितना हाई हो सकता है, कितना फेलियर रेट हो सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ें आपका प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन को समझते हैं हम। अब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आपका दो टर्म्स आता है, आपका आता है प्रॉब्लम डोमेन और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर डोमेन। सॉफ्टवेयर डोमेन को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। मीन प्रॉब्लम डोमेन में क्या होता है, कस्टमर के पास जाते हैं, कौन जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाता है और कस्टमर अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है। तो वो जो डिस्क्राइब करता है प्रॉब्लम को, उसी प्रोसेस को हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस भी कहते हैं। उसके बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, एनालाइज करता है। एनालाइज करता है मतलब उसका प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, रिफाइन करता है, फिर मॉडिफाई करता है उसकी रिक्वायरमेंट को, और फिर उसके बाद वो स्पेसिफाई करता है कि क्या क्या कंपोनेंट कौन से मॉड्यूल में कहाँ पे ये वर्क करेगा, और एक स्पेसिफिकेशन क्रिएट करता है। उसी स्पेसिफिकेशन को हम SRS करते हैं। मतलब SRS मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में होता है और इस डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट को डेवलपर के पास दे दिया जाता है डेवलप करने के लिए। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कस्टमर इंजीनियर के बीच में वर्क होता है और काम होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स के कुछ डेरिवेशंस। तो रिक्वायरमेंट के डेरिवेशंस में हम बेसिकली दो चीज़ें देखते हैं। बेसिक दो चीज़ें क्या है कि सबसे पहले कॉज क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ना। प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम का कॉज, उसके बाद में उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इन तीनों चीज़ों को फिल्टर आउट किया जाता है। अब रिक्वायरमेंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन बाय जजमेंट अबाउट द कस्टमर बिजनेस नीड एंड कॉस्ट प्रिवेंटिंग देयर अचीवमेंट, उसके आधार पे हम डिटरमाइन करते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कंडीशन ऑन सॉल्यूशन इम्पोज्ड बाय रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट। रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट में क्या आएगा, आपका फिजिकल हो सकता है, आपका सोशल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, लीगल हो सकता है, आपका फाइनेंशियल हो सकता है। ऐसे अलग अलग आपका रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम एनालिसिस को कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम पुराने सिस्टम में आया होगा और उसके क्या कॉज हुए होंगे, क्या कारण हुए होंगे, ये सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया रेस्टोरेंट ऑटोमेशन। तो रेस्टोरेंट ऑटोमेशन मीन्स यहाँ पे ऑटोमेटेड सब कुछ वर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम रेस्टोरेंट का जो CEO है या जो मेन पर्सन है, उसको बिजनेस पर्सन है, उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि रेस्टोरेंट इज ऑपरेटिंग एट अ लॉस एंड कस्टमर आर अनहैप्पी। रेस्टोरेंट जो उसने ओपन किया वो लॉस पे चल रहा है और वहाँ के जो कस्टमर है अनहैप्पी है। तो इसके पीछे, इसके बिहाइंड में कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं। तो ये आपका कॉसेस कहलाता है। तो पहला कारण ये हो सकता है कि स्टाफ इज कंपोज विद अ पुअर कम्युनिकेशन इन, मतलब जो है स्टाफ के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है ना। या फिर हो सकता है कि बोल सकते हैं कि वहाँ का मेनू जो है वो अच्छे तरीके से नहीं है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ के कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ का मेनू लिस्ट क्रिएट नहीं है। या बोल सकते हैं कि स्टाफ मिसबिहेव करता हो वहाँ के कस्टमर के साथ में, और या जो मैनेजमेंट ऑफ फूड है वो अच्छा नहीं होने का कारण, या क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो अच्छा नहीं होने का कारण। ऐसे अलग अलग कॉजेस, अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। तो ये पहले हम इस कॉज मतलब कारण को ढूंढते कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर उस कारण का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसका क्या मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस तरीके से हम फिल्टर आउट करते हैं आपका प्रॉब्लम एनालिसिस प्रोसेस में। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिया गया हेल्थ मॉनिटरिंग। तो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि यूजर इज लीडिंग अनहेल्दी लाइफ स्टाइल एंड एक्सपीरियंसिंग हेल्थ प्रॉब्लम। तो उसको मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इश्यूज। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि उसकी जो लाइफ स्टाइल प्रॉपर स्लीपिंग नहीं होने का कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि यूजर इज ट्राइंग टू बी एक्टिव बट इंश्योर अबाउट द सफिशिएंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो इंश्योर नहीं है। या फिर हो सकता है यूजर इज ट्राइंग टू बी एक्टिव बट टू बिजी विथ अदर ड्यूटीज, अलग अलग काम में बिजी हो सकते हैं,
उसकी वजह से उसको टाइम नहीं मिलने का कारण भी हो सकता है, जिस वजह से वो अपने प्रॉपर फिटनेस पे ध्यान न दे रहा हो, ये भी हो सकते हैं। तो ऐसे वेरियस कारण हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स के एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया सेफ होम एक्सेस। अब सेफ होम एक्सेस का मतलब क्या होता है कि होम में कैसा वो आएगा और जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है कि डिफिकल्ट एक्सेस और अनवांटेड इंट्रूजन, मतलब आने में या जाने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर इंट्रूडर हो गया, अटैकर हो गया, थीफर हो गया, इनसे उसको समस्या हो सकता है। ऐसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया। अब एनालाइजिंग ऑफ द कॉज, मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यूजर फॉरगेट द लॉक द डोर और टर्न ऑफ द डिवाइस, हो सकता है वो भूल गया हो लॉक करना डोर को, या फिर उसने डिवाइस को टर्न ऑफ करना भूल गया हो, या दूसरा हो सकता है यूजर लॉस द फिजिकल कीज, हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। यूज़र लॉस भी कर सकता है, या हम बोल सकते हैं इनएबिलिटी टू ट्रैक द हिस्ट्री ऑफ एक्सेस, उसे हिस्ट्री को चेक करने में डिफिकल्टीज हो रहा हो। यहाँ पे हम बात करें डिजिटल लॉकर, ठीक है, डिजी लॉकर मतलब डिजिटल जो डिजिटल डोर लॉकर होता है उसको वो एग्जाम्पल हम लिए हैं ना यहाँ पे। ये नहीं समझना कि लॉक लगा है 20 रुपये वाला, वो उसके हिसाब से, ठीक है। इंट्रूडर गेन एक्सेस, इंट्रूडर यहाँ पे एक्सेस कर रहा हो, ये ऐसे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो ये कारण के आधार पर इसका सॉल्यूशन को बनाया जाता है, देखा जाता है। या सिस्टम की रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन सिलेक्टिंग कॉसेस, तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट एज ए यूजर स्टोरेज के तौर पे देखे, तो यहाँ पे 3 टर्म्स को देखेंगे और उन 3 टर्म्स के आधार पे अलग अलग हम मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट को रीड आउट करेंगे और राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो देखिए जी, सबसे पहले एज ए टैलेंटेड आई कैन अनलॉक द डोर टू इंटर माई अपार्टमेंट। तो जब एज अ टैलेंटेड, तो ये यूज़र का रोल है कि यूज़र जो है का कैसा रोल रहेगा, क्या वो उसका वर्क रहेगा। दूसरा, यूज़र की क्या कैपेबिलिटी होगी, क्या लॉक का डोर करने में कैपेबल है या नहीं है। थर्ड में हम देखें कि उसके बिजनेस की क्या वैल्यू है, मतलब बिजनेस वैल्यूज देखेंगे, क्या मतलब वो किस पर्पस के लिए वो यूज़ करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम क्रिएट करते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि आइडेंटिफायर्स दिया गया और अलग अलग रिक्वायरमेंट दिया गया और वो यूज़र की स्टोरीज दी लिए हमने कुछ कुछ कि यूज़र की ये स्टोरी ये कारण होने की वजह से, और इस कारण में की साइज़ कितनी कितनी थी और इसका कितना पॉइंट था, ठीक है, और कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लेते हैं और उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया पहला रिक्वायरमेंट लिया कि एज एन ऑथोराइज्ड यूजर आई विल बी एबल टू कीप अ डोर बाय डिफॉल्ट ऑलवेज लॉक, ये एक रिक्वायरमेंट हो सकता है ना। या फिर हम बोले दूसरा रिक्वायरमेंट कि एज एन ऑथोराइज्ड यूजर आई विल बी एबल टू अनलॉक द डोर यूजिंग अ वैलिड की, या ऐसे बहुत सारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आपको दिए गए हैं। या फिर द डोर विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड आफ्टर बीइंग ओपन फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है ऑटो सिस्टम या रियल टाइम सिस्टम बेस्ड आपको लॉक हो। या anyone be able to lock the door on डैमेज होने पे कोई भी लॉक को ओपन कर सके। ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग सिनेरियोज में हम देखते हैं और उसके आधार पर उसके साइज को देखते हैं और उसे हम लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है अलग अलग। अब यहाँ पे मैंने एक IEEE का लिया हूँ रिक्वायरमेंट स्टाइल्स, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं और यही एग्जाम्पल के आधार पर है, ठीक है। तो ये वही है, तो किस रिक्वायरमेंट को कितना प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी की हम बात कर रहे थे, प्रायोरिटी मतलब कितना इंपॉर्टेंस देना है कौन से पॉइंट को। तो जनरली जो जिसका पॉइंट हायर रहेगा, मतलब हायर इंटीजर हैव हायर प्रायोरिटी और लोअर इंटीजर हैव लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि पहला रिक्वायरमेंट है कि द सिस्टम शैल बी द कीप द डोर लॉक ऑल द टाइम अनलेस कमांडेड अदरवाइज बाय ऑथराइज यूजर व्हेन द लॉक इज disarmed or countdown shall be initiated at the end of which the lock shall be automatically armed, ठीक है। तो ये एक रिक्वायरमेंट हो गया, इसको हमने 5 पॉइंट्स दिए। या फिर हम दूसरा रिक्वायरमेंट हो सकते हैं कि द सिस्टम शैल लॉक द डोर व्हेन द कमांडेड बाय पासिंग अ डिटेक्टेड बटन, है ना। या ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को हम लिखते हैं और उसको पॉइंट देते हैं और उसके आधार पे रिक्वायरमेंट को SRS को क्रिएट करते हैं,
ठीक है। तो ये दिया गया है, बहुत सारा पॉइंट लिया गया है, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से होता है। बेसिक सिनेरियो ये है ना। अब हम समझते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मैं बताया कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस में क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है रिक्वायरमेंट जो गैदर किया गया है रिक्वायरमेंट है, जो लिया गया रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे रिक्वायरमेंट नंबर 3 द स्टेट, यहाँ रिक्वायरमेंट नंबर 3 जो दिया गया है, द सिस्टम शैल गिवन अ वैलिड की कोड अनलॉक द डोर एंड एक्टिव अदर डिवाइस। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है द स्टेट दैट इंट्रूडर विल नॉट बी एबल टू सक्सीड विथ डिक्शनरी अटैक, और बोल सकते हैं बट मैनी डिटेल नीड टू बी कंसिडर एंड मैनी पैरामीटर डिटरमाइन। अब बात करेंगे इंट्रूडर की, तो इंट्रूडर गेन एक्सेस ले सकता है यूजिंग उसके पास अलग अलग मतलब टेक्निक यूज़ करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे कि अटैक लिया हमने, डिक्शनरी अटैक हो गया है ना, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग टूल के थ्रू वो अटैक करके गेन एक्सेस कर सकता है। तो इसको हमें पॉइंट आउट करना है। तो ये हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि हम जो यहाँ पे सिक्योरिटी जो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक बोले या लॉकिंग सिस्टम जो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक लेंगे वो हाई लेवल का हो जैसे SSH हो गया, MD5 हो गया, आपका AES DES हो गया, ये सब चीज़ों को मतलब लिया जाता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर 5 में बताया गया कि स्टेट दैट द कीपैड शुड बी बैकलिट व्हेन डार्क, ठीक है, ये दिया गया है। या फिर अब अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे बेसिक पूरा प्रॉब्लम डोमेन को दिखाया गया है कि हाउ इलेक्ट्रॉनिक लॉक वर्क, इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो है किस तरीके से वर्क करेगा। तो सपोज़ हम मानते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है और आप बोल सकते हो मोबाइल, ठीक है, मोबाइल डिवाइस है, उससे आप क्या करेंगे, अपने लॉक डोर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, रिमोट एक्सेस और रिमोट लॉगिन करके, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक दिया गया है आपको डायग्राम में। तो लॉक में क्या, वी मैनी नीड सेपरेट डिस्क्रिप्शन मॉडल ऑफ डोर और लॉक, ठीक है, तो वो अलग अलग होती है। डोर स्टेट इज W सॉफ्टवेयर इंजीनियर द, यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से। अब यहाँ पे दिया गया है कि जब आप वोल्टेज में फ्लक्चुएशन किस तरीके से होगा, जब आप लॉक को ओपन करेंगे, तो जब लॉक ओपन होगा तो उसका लॉक की होगा ना, की लॉक होगा, तो ओपन होना, ऑफ होना, ऑन ऑफ होता है ना जैसे बटन, उसी तरीके से लॉक भी होगा। लॉक जब करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, लॉक ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज के बीच में फ्लक्चुएशन होगा। तो यहाँ पे दिया गया ना, लॉक अलार्म होगा, फिर उसके बाद में लॉक डिशार्म होगा, मतलब लॉक खुलेगा, फिर लॉक बंद होगा, फिर लॉक फिर बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आपका लॉक वर्क करेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ये इस एग्जाम्पल में बताया गया है। तो यहाँ पे द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम टू बी डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय यूजर एक्शन बट ऑल्सो बाय द कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपका जो लॉक है वो वर्क करना चाहिए, ना कि ओनली सिर्फ यूज़र के बिहेवियर के हिसाब से या यूज़र के हिसाब से, ठीक है। तो ये बताया गया है। जैसे एग्जांपल, व्हाट इन केस ऑफ पावर फेलियर, सपोज पावर ऑफ हो गया, घर में लाइट ही चली गई और आपका लॉक डोर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल है, इन्वर्टर नहीं है घर में, तो आप लॉक को कैसे ओपन करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो खुल जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया एनालिसिस टास्क 3 डिस्क्रिप्शन, 3 डिस्क्रिप्शन लिया गया, द रिक्वायरमेंट, द प्रॉब्लम डोमेन और द स्पेसिफिकेशन। द रिक्वायरमेंट में क्या है, व्हाट यूजर वांट्स, यूजर क्या चाहता है, जैसे व्हेन वैलिड कीपैड इंटर अनलॉक प्रेस्ड ओपन द लॉक ऑटोमेटिकली लॉक आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम, ये बोला गया है, ठीक है। मतलब यूज़र क्या दिया है उसका एक एग्जांपल हमने लिए कि कौन सा कोड यूज़ किया जाएगा, कब हम उसको अनलॉक करेंगे, कब वो ओपन होगा, ये सब चीज़ें होगा आपके रिक्वायरमेंट्स के अंदर में आ गया। उसके बाद में प्रॉब्लम डोमेन में क्या आएगा, हाउ प्रॉब्लम डोमेन बिहेव, किस तरीके से लॉक बिहेव करेगा, किस कैसे खुलेगा, कैसे वो बंद होगा। तो ये चीज़ों को आपको प्रॉब्लम डोमेन में बताया जाता है, डिफाइन करता है, डिस्क्राइब किया जाता है। अब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, स्पेसिफिकेशन में डॉक्यूमेंटेड व्हेन द सॉफ्टवेयर टू बी विल डू, मतलब कैसे करेगा, क्या इंटरफेस होगा सॉफ्टवेयर का, इफ द इंटर द नंबर मैच वन ऑफ द
स्टोर नंबर बटन 1 प्रेस्ड, पुट हाई वोल्टेज ऑन आउटपुट पोर्ट 1, स्टार्ट अ टाइमर काउंटडाउन, उसके बाद में आपका टाइमर चालू हो जाएगा। तो ये आपको बताया गया है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। अब हम बात करें, ये अलग अलग पॉलिसीज से लिया गया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के साथ में। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के टाइप्स जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हमें याद रख के चलना है, ठीक है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होगा कि कैसे वो सिस्टम जो है वर्क करेगा, वो आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है। दूसरा आता है आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब सिस्टम या सॉफ्टवेयर के साथ में उसका वो नहीं है, मतलब रिलेशन नहीं हो उसका। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकता है क्वालिटी रिक्वायरमेंट, कि किस तरीके से वो क्वालिटी देगा, जैसे आपका सिक्योरिटी कैसे होगा, यूजिबिलिटी कैसे होगा, रिलायबिलिटी कैसे होगा, क्या परफॉर्मेंस होगा, सपोर्टेबिलिटी होगा। तो कोरिलेट करता है आपका सिस्टम के साथ में, लेकिन ये नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका यूज़र इंटरफेस रिक्वायरमेंट। तो यूज़र इंटरफेस, यूज़र का जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर जो बनवा रहा है, उसमें कैसे यूज़र रिक्वायरमेंट, उसको इंटरफेस चाहिए, यूज़र फ्रेंडली रिक्वायरमेंट चाहिए या फिर कमांड पोर्ट में चाहिए, वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़र के अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर यूज़र के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते थे, तो उसमें यूज़र रिक्वायरमेंट्स आ गया। फिर सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी कि सिस्टम को कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का वो चाहिए, कौन से वर्जन में चलेगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे रन होगा, ये सब चीज़ें आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर में आता है। तो इसको वन बाय वन हम देखते हैं डिटेल में। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या करते हैं, डिस्क्राइब फंक्शनैलिटी और सिस्टम सर्विस। फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है, मॉड्यूल को डिस्क्राइब किया जाता है, आपको कंपोनेंट को डिस्क्राइब किया जाता है, हर एक कंपोनेंट को, हर एक मॉड्यूल को डिस्क्राइब किया जाता है आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर में। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेड यूजर एंड टाइप ऑफ सिस्टम वेयर द सॉफ्टवेयर इज यूज। जहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वहाँ पे वो उसको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। फंक्शनल यूजर रिक्वायरमेंट में बी हाई लेवल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द सिस्टम शुड बी डू, कैसे सिस्टम वर्क करेगा, कैसा वो बिहेव करेगा, ये सब चीज़ आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर में आता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट या फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट शुड बी डिस्क्राइब द सिस्टम सर्विस इन डिटेल। जो आपका जो सर्विस है, जो वर्क है, जो मॉड्यूल है, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है आपको फंक्शनल मॉड्यूल के अंदर में। अब देखते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम क्वालिटी रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको फंक्शनलिटी, यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, सपोर्टेबिलिटी है ना। तो यहाँ जैसे FURPS करके मैंने एक कोड बना दिया, उसी तरीके से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के वेरियस टाइप्स। जैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेसिक जो मेन जो टाइप है वो 3 होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड रिक्वायरमेंट, तीसरा होता है आपका एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। अब प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर में क्या हो सकता है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट अलग, प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी कैसी होगी, ये कैसे उसको यूज़ करेंगे हम, वो आपका यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कहलाएगा। इफिशियंसी मतलब आपका जो प्रोडक्ट, आपका सॉफ्टवेयर हो कितना इफिशियंट होगा, कितना इफिशियंसी प्रोवाइड करेगा, मतलब कैसा आउटपुट देगा, वो आपका। डिपेंडेबिलिटी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेबिलिटी कितना डिपेंड करता है वो किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे। वो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में क्या आ गया कि किस तरीके से वो सिक्योरिटी को प्रोवाइड करेगा, ये सब आपका प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर में आता है। इफिशियंसी रिक्वायरमेंट के अंदर में आपका आता है परफॉर्मेंस और स्पेस, कि कैसा वो परफॉर्मेंस देगा, क्या कितना स्पेस लेगा, स्पेस मतलब आपका साइज। तो ये आपका प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होते हैं। इसके अंदर में इस चीज़ों को हम सब डिस्क्राइब करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, पहला हो सकता है आपका इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से एरिया में है, कैसा उसका इन्वायरमेंट है, क्या वो इंडस्ट्रियल एरिया में तो नहीं है, क्या वो कॉलेज एरिया में है, क्या वो अलग अलग एरिया हो सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट मतलब कैसा वो ऑपरेट कर रहा है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का ऑपरेशनल फंक्शन कैसा है, कैसा वर्किंग प्रोसीजर है, वो आपको ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपना जो सिस्टम है, जो अपना वर्क है, उसको किस तरीके से वो डेवलप करता है, ये आपका डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट के अंदर में आता है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के अंदर में हम देखते हैं रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट, इथिकल रिक्वायरमेंट और
लेजिटिटिव रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो रेगुलरिटी मतलब आपका जो सिस्टम है किस रेगुलर है या नहीं है, इरेगुलर किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। इथिकल रिक्वायरमेंट में आपका इथिकल सर्विस हो गया, ठीक है, इथिकल सर्विस हो गया, जिसको अपन क्या बोलेंगे, लॉ से रिलेटेड, ठीक है। और लेंसिटिव रिक्वायरमेंट में अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपके 3 बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट के टाइप हो गए। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स फॉर स्पेसिफाइंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो कौन कौन से हैं। पहला है आपका स्पीड, साइज, स्पीड हो सकता है या फिर साइज हो सकता है, इजी ऑफ यूज़, रिलायबिलिटी होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, पोर्टेबल हो सकता है। तो अलग अलग मैट्रिक होते हैं, ठीक है। उन मैट्रिक बेसिस पे आप स्पेसिफाई करते हैं और रिक्वायरमेंट को SRS क्रिएट करते हैं, ठीक है, और बनाया जाता है। स्पीड में क्या हो सकता है, ये मेजर हो सकता है कि प्रोसीड ट्रांजैक्शन, सेकंड यूज़र इवेंट, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, उसका वेटिंग टाइम कैसा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका स्पीड के केस में आएगा, ठीक है। साइज़ में क्या होगा, मेगाबाइट या आपका गीगाबाइट या पीटाबाइट, ठीक है। नंबर ऑफ रोम चिप, कितने नंबर ऑफ रोम चिप लगा रहेगा, ईजी ऑफ यूज़ करने में, ट्रेनिंग द टाइम, नंबर ऑफ हेल्थ फर्म कितने होंगे, रिलायबिलिटी में मीन टाइम टू अ फेल्यूर, पोर्टेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी, रेट ऑफ फेल्यूर ऑकरेंस, अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपका मेजर्स हो गए, ठीक है। रोबोस्टनेस में आपका मेजर हो सकता है कि टाइम टू रिस्टार्ट, और बोल सकते हैं कितना टाइम वो रिस्टार्ट लेने में ले रहा है आफ्टर फेल्यूर, बंद होने के बाद में, या परसेंटेज ऑफ इवेंट कॉसेस फेल्यूर, कितने परसेंटेज ऑफ फेल्यूर कॉस हो सकते हैं, या बोल सकते हैं आप कि पोर्टेबिलिटी ऑफ डेटा करप्शन ऑन फेल्यूर, ये सब आपका मेजर्स हो सकते हैं। पोर्टेबिलिटी में आपका क्या कहला, परसेंटेज ऑफ टारगेट डिपेंडेंट सिस्टम, नंबर ऑफ टारगेट सिस्टम, ठीक है, ये आपका पोर्टेबिलिटी के अंदर में आता है। अब हम देखते हैं यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड योर कस्टमर टाइम बाय क्रिएटिंग elaborate screenshot with many embellishment, coloring, shading, etc. that serve only to distract attention from most important aspect of the interface। तो कहने का मतलब है कि यूज़र जो इंटरफेस है उसको प्रॉपर तरीके से, मतलब हमें लेआउट हो गया, डिज़ाइन हो गया, वो सब प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, ताकि वो बार बार अपना टाइम वेस्ट ना करे और ना ही अपने कस्टमर का टाइम वेस्ट करे, ठीक है। तो ये आपको यूज़र इंटरफेस रिक्वायरमेंट में ध्यान रखना होता है। तो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए, यूज़र इंटरफेस, अब यूज़र इंटरफेस या तो आपका बोल सकते हैं कि वो यूज़र फ्रेंडली हो, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, कस्टमर फ्रेंडली हो, वही मतलब जितना ज़्यादा वो कस्टमर फ्रेंडली होगा उतना ही वो ज़्यादा अच्छा सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। ये आपका यूज़र इंटरफेस रिक्वायरमेंट होता है। अब टूल्स, कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में। तो टूल्स सच एज यूज़र स्टोरीज एंड यूज केस यूज फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट एग्जैक्टली द यूज़र नीड, मीन्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। और ये हमने आपको कंपोनेंट भी बताया, इसको आप टूल भी कह सकते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट टू यूज़ द सेम टूल फॉर डिफरेंट टास्क, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग टूल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो तो मैं आपको पहले ही बता दिया है ना। अब है एक्सेप्टेंस टेस्ट, मतलब क्या चाहता है उसको हम टेस्ट करते हैं। पहले क्या चाहता है मतलब कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है, वो जो टेस्ट किया जाता है उसको एक्सेप्टेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। कितना वो मतलब कितना वो उस पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे कितना फुलफिल कर रहा है, ठीक है, कितने परसेंटेज ऑफ रिक्वायरमेंट को फिल कर रहा है, वो आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट कहलाता है। द मीन ऑफ एक्सेसिंग द प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया, मीन्स यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कितना प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया को दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। कंडक्टेड बाय कस्टमर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, कंडक्ट किया जाता है कस्टमर के थ्रू आउट द प्रोजेक्ट में, नॉट ओनली एट द एंड,
ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग से लेके तो इन तक के ये प्रोसेस को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। एन एक्सेप्टेंस टेस्ट डिस्क्राइब व्हाट वेयर द सिस्टम विल बी पास और फेल द टेस्ट गिवन specific input value. We cannot ever guarantee 100% coverage of all user scenario, but systematic approach can be increase the expected degree of coverage. मतलब हम गारंटी नहीं दे सकते 100% जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको एकदम फुलफिल करें, लेकिन हम सिस्टमेटिक अप्रोच को, सिस्टमेटिक सिनारियो को इम्प्लीमेंट करके, मेथड को यूज़ करके हम एक डिग्री ऑफ कवरेजेंस को मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। ईच रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब द गिवन सिचुएशन दैट इज आउटपुट और बिहेवियर द सिस्टम विल प्रोड्यूस। मीन्स हर एक रिक्वायरमेंट को तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, उसके सिचुएशन को, उसके कॉन्टेक्स्ट को, कैसा उसका बिहेव होगा, उसका कैसा बिहेवियर होगा सॉफ्टवेयर का, इन सब चीज़ों को आपको एक्सेप्टेंस टेस्ट में देखा जाता है और उसको लेकर के चलना होता है इंजीनियर को, ठीक है। एन एक्सेप्टेंस टेस्ट स्पेसिफाई द सेट ऑफ सिनेरियो फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट एवर द पार्ट्स और सिस्टम मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। और बोल सकते हैं एन एक्सेप्टेंस टेस्ट स्पेसिफाई फॉर अ गिवन सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट द आउटपुट और बिहेवियर ऑफ द सिस्टम विल प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स। तो उसका सिस्टम का कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, कस्टमर का क्या मतलब कैसा वो आउटपुट होना चाहिए, क्या लेआउट होना चाहिए, यह एक्सेप्टेंस टेस्ट में अंदर डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। तो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन मीन्स कंसर्न विद डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द रिक्वायरमेंट डिफाइन द सिस्टम दैट द कस्टमर रियली वांट। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करना मतलब एक एक्सेप्टेंस टेस्ट का ही ये मतलब प्रोसेस है बोल सकते हो आप, मेथड है बोल सकते हो। यहाँ पे हम वैलिडेट करते हैं कितना वो रिक्वायरमेंट को मतलब ले करके चला है, मतलब परसेंटेज ऑफ कवरेजेस को हम चेक करते हैं। रिक्वायरमेंट एरर कॉस्ट आर हाई, सो वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट को जो एरर है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा मतलब उसका अगर आपका रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है तो आपका पूरा सिस्टम फेल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट एरर कॉस्ट होती है वो हाई होती है। तो इससे अच्छा है कि वैलिडेशन कर लो, वैलिडेट कर लो। वैलिडेट कर लो मतलब वेरीफाई कर लो, ठीक है। जैसे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दो प्रोसेस होते हैं, जिसमें वैलिडेशन में हम वैलिडेट करते हैं, रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, इलास्ट्रेशन, ये सब फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है आपका रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोसेस में, ठीक है। फिक्सिंग द रिक्वायरमेंट एरर आफ्टर डीलिंग मोस्ट कॉस्ट अप टू 100 टाइम द कॉस्ट फिक्सिंग एंड। वही बताया गया है कि जो कॉस्टिंग है बहुत ज़्यादा हायर होता है, इसलिए वैलिडेशन प्रोसेस रिक्वायरमेंट वैलिडेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करवाता है, कस्टमर को बताता है कि ये जो कस्टमर है ये आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सही है या नहीं है, क्या इसमें कुछ चेंजेस करना है, क्या कुछ इसमें मॉडिफाई करना है, ये सब चीज़ को वैलिडेट किया जाता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोसेस के अंदर में। इसी को हम रिक्वायरमेंट रिव्यू, रिक्वायरमेंट चेकिंग, रिक्वायरमेंट चेन मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें प्रोसेस का भी कहते हैं। इसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के कुछ टेक्निक्स को। अब हम देखें रिक्वायरमेंट चेकिंग। तो रिक्वायरमेंट चेकिंग में हम क्या चेक करते हैं, वैलिडिटी चेक करते हैं। वैलिडिटी मीन्स कितना टाइम तक वो वर्क करेगा, कैसा फंक्शन होगा, डज द सिस्टम प्रोवाइड द फंक्शन विच बेस्ट सपोर्ट ऑफ कस्टमर नीड, ठीक है, ये पता करते हैं। दूसरा हम कंसिस्टेंसी, आर देयर एनी रिक्वायरमेंट कन्फिल्ड, कोई कन्फिल्ड तो नहीं है सिस्टम में, या हम चेक करते हैं कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब आपका जो फंक्शन है ऑल फंक्शन रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर इंक्लूडेड, क्या पूरे फंक्शन को इंक्लूड किया जाए, क्या पूरा कंप्लीट है कि नहीं, ये सब कुछ रिक्वायरमेंट चेकिंग में चेक किया जाता है। वेरीफिएबिलिटी, वेरीफाई किया जाता है रिक्वायरमेंट को, है ना, किस तरीके से वो है। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के टेक्निक मैंने अभी बताया था। रिक्वायरमेंट रिव्यू, रिक्वायरमेंट रिव्यू मतलब सिस्टमेटिक मैनुअल एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट को हम रिक्वायरमेंट रिव्यू कहते हैं। दूसरा होता है आपका प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मीन यूजिंग एन एग्जीक्यूटेबल मॉडल ऑफ अ सिस्टम टू चेक रिक्वायरमेंट, इसको हम प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। फिर टेस्ट केस जनरेशन। टेस्ट केस जनरेशन मीन्स डेवलपिंग टेक्स्ट फॉर रिक्वायरमेंट टू चेक अ टेस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट केस जनरेशन कहलाता है। रिक्वायरमेंट रिव्यू में क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट रिव्यू कैसा होना चाहिए, रेगुलर रिव्यू शुड बी हेल्ड व्हाइल द रिक्वायरमेंट डिफाइन इज बीइंग फॉर्मुलेटेड। तो रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है, तो रेगुलरली रिव्यू करो, उतना ही अच्छा होता है, ठीक है।
बोथ क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ शुड बी इन्वॉल्व इन रिव्यू। जो क्लाइंट होता है कॉन्ट्रैक्टर होता है दोनों इन्वॉल्व रहता है रिव्यू के सिनेरियो में। रिव्यू में भी फॉर्मल हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन जो आपका क्लाइंट होगा कॉन्ट्रैक्टर होगा उनके बीच में कम्युनिकेशन जो हो गैप नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। सब आपका रिक्वायरमेंट रिव्यू के अंदर में देखा जाता है। रिक्वायरमेंट चेक में अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले, वही चीज़ वेरीफिएबिलिटी हो गया, कंप्रेंसिबिलिटी हो गया, ट्रेसिबिलिटी हो गया, एडेप्टेबिलिटी हो गया, ये सब आपका रिक्वायरमेंट चेक किया जाता है कि वेरीफाई किया जाता है कि वो रियलिस्टिक कितना है, टेस्टेबल है, क्या इज़ द रिक्वायरमेंट रियलिस्टिक टेस्टेबल है। कॉम्प्रेंसिबिलिटी में द रिक्वायरमेंट प्रॉपरली अंडरस्टूड, क्या समझ में आ रहा है सामने वाले को। ट्रेसिबिलिटी में क्या देखेंगे, इज़ द ओरिजिन ऑफ द रिक्वायरमेंट क्लियरली स्टेट बताया गया है, ठीक है। एडॉप्टेबिलिटी, कैन द रिक्वायरमेंट बी चेंज विदाउट अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन द अदर रिक्वायरमेंट। ये सब आपका रिक्वायरमेंट चेकिंग प्रोसेस में देखा जाता है। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो रिक्वायरमेंट को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और रिक्वायरमेंट को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मीन्स न्यू रिक्वायरमेंट इमर्ज एज अ सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड एंड आफ्टर इट हैज गॉन इनटू यूज, ठीक है। ये देखा जाता है आपका कि कोई नया रिक्वायरमेंट तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ रही, कोई नए उसमें उसकी रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस तो नहीं, जो सामने वाला कस्टमर है जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा है, चेंजेस तो नहीं करना है, तो वो सब आपका रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में होता है। तो वो सबको मैनेज किया जाता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर में। You need to keep a track of individual requirement and maintain a link between a dependent requirement so that you can assess the impact of requirements change. You need to establish a formal process for making change proposal and linking these to system requirement. रिक्वायरमेंट इवोल्यूशन, तो रिक्वायरमेंट चेकिंग हो गया। अब रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की कुछ हम और टेक्निक्स भी आगे समझेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट इवोल्यूशन ये भी एक आपका टर्म्स है। तो रिक्वायरमेंट इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूट करना, क्या इवोल्यूट करना है रिक्वायरमेंट को, कि इनिशियली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इनिशियली हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट इवोल्यूशन प्रोसेस इस तरीके से आपको डायग्राम के मदद से समझो। इनिशियली अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। इनिशियल रिक्वायरमेंट को लेते हैं, इनिशियल रिक्वायरमेंट को लेने के बाद में रिक्वायरमेंट को कुछ चेंज तो नहीं करना है। चेंज अंडरस्टूड ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को आपने अंडरस्टूड किया उसमें कुछ चेंज तो नहीं करना, उसको इवैल्यूएट कर दिया जाता है। उसके बाद में रिक्वायरमेंट को चेंज किया जाता है। तो ये टाइम टू टाइम किया जाता है। टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमर का अगर रिक्वायरमेंट चेंज होगा और आपने टाइमली रिक्वायरमेंट उसकी चेक नहीं की और आपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दी, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ जो एरर है वो बहुत हाई हो जाएगा। तो इसलिए रिक्वायरमेंट इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है। तो रिक्वायरमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या होगा, आप जो प्रॉब्लम लेंगे, मतलब प्रॉब्लम मतलब रिक्वायरमेंट जो गैदर करेंगे कस्टमर से, उस रिक्वायरमेंट को आप समझेंगे और उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, और चेंज करने के बाद में चेंज रिक्वायरमेंट को टाइमली आप कस्टमर के पास देंगे और कस्टमर को पूछेंगे कि आपका ये रिक्वायरमेंट आप सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायरमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट, अब रिक्वायरमेंट चेंज को मैनेज कैसे किया जाता है। जैसे रिक्वायरमेंट अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग कंडीशन पे चेंज हो जाती है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। तो इसको कैसे मैनेज करना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिक्वायरमेंट चेंज को मैनेज जब तक कि आप नहीं करेंगे तब तक कि आप जो है सिस्टम को इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, डिसाइडिंग इफ अ रिक्वायरमेंट चेंज शुड बी एक्सेप्टेड। हम आप जो रिक्वायरमेंट को चेंज किया है वो डिसाइड करना कि आपको ये रिक्वायरमेंट जो चेंज किए ये आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। पता चला ठीक है आपने रिक्वायरमेंट चेंज कर ली, उसके कुछ दिन बाद बोले कि नहीं और मुझे रिक्वायरमेंट को चेंज करना है, तो बार बार रिक्वायरमेंट जब बार तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये आपको इंश्योर कर लेना है कि सामने वाला जो कस्टमर है, आप अपना जो रिक्वायरमेंट चेंज कर रहे हो आप एकदम कंफर्म है, कंफर्म होने के बाद ही आपका उसको इंश्योर करेंगे हम, और उसमें हम पता करेंगे कि एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को,
प्रॉब्लम एनालिसिस एंड चेंज स्पेसिफिकेशन, प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाएगा, मतलब रिफाइन किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन को भी चेंज किया जाएगा, है ना। उसके बाद में चेंज को एनालिसिस किया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग होगी, क्योंकि आप अपने रिक्वायरमेंट को जितने बार चेंज करेंगे उतने कॉस्ट हायर भी होगी, मतलब कस्टमर जितना अपने रिक्वायरमेंट को चेंज करेगा उतना उसका कॉस्ट भी हाई होते चला जाएगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से पैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेते हैं। चेंज इम्प्लीमेंटेशन, द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड वेयर द नेसेसरी, चेंज इम्प्लीमेंटेशन मतलब चेंज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। चेंज को इम्प्लीमेंट करना मतलब अब उसको डेवलप करना, उसको चेंज इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम के माध्यम से कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट चेंज को मैनेज किया जा रहा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई गया प्रॉब्लम को, फिर प्रॉब्लम एनालिसिस एंड चेंज स्पेसिफिकेशन, प्रॉब्लम को रिफाइन किया गया, मॉडिफाई किया गया, उसके बाद में चेंज किया गया स्पेसिफिकेशन को, फिर चेंज किया गया एनालिसिस एंड कॉस्टिंग को, फिर चेंज किया गया उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन को, फिर रिसीव द रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से आपका रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट वर्क करता है। तो ये हुआ आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का यूनिट। अब इसमें और कुछ आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम, जैसे कि रिक्वायरमेंट SRS के, गुड SRS के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, और कुछ कुछ एग्जाम में पूछे गए पॉइंट्स को भी हम आगे की क्लास में समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या समझा एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं आज की क्लास में हमने क्या देखे। सबसे पहले हमने समझे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट को मतलब प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर हु वांट टू डेवलप देयर सॉफ्टवेयर। रिक्वायरमेंट में गैदरिंग, एनालिसिस, आपका स्पेसिफिकेशन, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स देखे। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद में हमने देखे टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट में हमने क्या देखे, यूज़र की स्टोरीज को देखे। तो यूज़र की स्टोरी में लॉकडाउन सिस्टम को देखे, कुछ ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया आपका, रेस्टोरेंट ऑटोमेशन हो गया आपका, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ों को भी हमने देखे। उसके बाद हमने क्या समझे, वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट में हमने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट देखे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, कैसा वो वर्क करेगा, कैसा वो उसका लेआउट होगा, कैसा उसका डिज़ाइन होगा, कैसा उसका कंपोनेंट होगा, कैसा उसका मॉड्यूल होगा, ये सब आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर में आता है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम क्वालिटी रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। इसमें आपको फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, कंपेटिबिलिटी, सपोर्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों को, इन सब एस्पेक्ट को चेक किया जाता है, देखा जाता है। ये आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। यूज़र इंटरफेस रिक्वायरमेंट में हम क्या देखते हैं कि यूज़र और जो सॉफ्टवेयर उनके बीच में कैसा इंटरफेस होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, कम्फर्ट पोर्ट में वर्क करना चाहिए, इन सबको हम डिस्कस किए। उसके बाद में यूज़र की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग सिचुएशन में, ये बताया। उसके बाद में सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया, इफिशियंसी बेस्ड हो गया, ये सब चीज़ें आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में आते हैं। इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में मैंने आपको 3 टाइप्स बताया था, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में आपको क्या बताया था, यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट, इफिशियंसी, डिपेंडेबिलिटी, सिक्योरिटी। और ऑर्गेनाइजेशन में आपको इन्वायरमेंटल, ऑपरेशनल, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों को बताया गया। इसके बाद हमने आपको बताया एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट, इथिकल रिक्वायरमेंट, लॉजिस्टिटिव रिक्वायरमेंट। तो ये सब रिक्वायरमेंट को हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट में हमने समझे कौन कौन से टूल्स, 2 टूल्स हमने मेन किए, जो ही कंपोनेंट है उसी को हम टूल्स भी कहते हैं, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग नेम रहते हैं। फिर यहाँ पे हम जब वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के दौरान हम कौन से टेस्ट करते हैं, तो एक्सेप्टेंस टेस्ट किया जाता है। एक्सेप्टेंस टेस्ट मीन्स व्हाट द कस्टमर वांट, कस्टमर की नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, वो जो टेस्ट किया जाता है उसी हम एक्सेप्टेंस टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये कस्टमर और जो कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ये ओवरऑल जो स्टार्ट से लेके तो इन तक की इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और कस्टमर और क्लाइंट दोनों के बीच में मतलब ये टेस्ट को किया जाता है। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। तो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन मीन्स यहाँ पे प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर और क्लाइंट। तो कॉन्ट्रैक्टर और जो आपका क्लाइंट होता है उनके बीच में वैलिडेशन प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, जिसमें पता करते हैं कि आप जो चाह रहे हो वो ये है, मतलब आप जो चेंज करना चाह रहे हो ये कंफर्म है या नहीं, ये सब चीज़ें प्रोसेस आपका रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में आता है। रिक्वायरमेंट चेकिंग में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं वैलिडिटी को, कितनी टाइम तक चलेगा, कंसिस्टेंसी को देखते हैं, कंप्लीटनेस को देखते हैं, रियलिज्म को देखते हैं, वेरिफिलेबिलिटी को देखते हैं, पोर्टेबिलिटी को देखते हैं,
ट्रेसिबिलिटी होता है, एडोप्टेबिलिटी, ये सब चीज़ों पॉइंट को हम डिस्कस किए। फिर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में हम बोले कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट को चेंज मैनेजमेंट देखना पड़ता है। चेंज मैनेजमेंट मतलब रिक्वायरमेंट जो है कस्टमर की अगर चेंज होती है तो उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से बनाना है, ये आपका रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट कहलाता है। उसके बाद में आपको बताया था रिक्वायरमेंट इवोल्यूशन। तो रिक्वायरमेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, इनिशियल प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद में उसको चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद में चेंज करके उसको भेज दिया जाता है टाइमली। तो ये आपका रिक्वायरमेंट इवोल्यूशन प्रोसेस बताया गया है। उसके बाद में ये आपको पूरा फाइनल बता दिया गया है। अब आगे की क्लास में हम समझेंगे इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक जो एग्जाम में पूछा गया है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।